नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस। आज की बहस होगी योगी का विपक्ष पर जिन्ना अटैक। सियासत की बिसात जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदान में बिछती है तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के सिंहासन डोलने लगते हैं। पश्चिम की इस हवा में गन्ने की मिठास भी है तो बयानों की कड़वाहट भी। और आज इसी पश्चिम की धरती से एक ऐसी सियासी हुंकार उठी है जिसने 27 के महासंग्राम का शंखनाद कर दिया है। शामली की सरजमी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के कलेजे पर सीधे शब्दों का वो तीर चलाया जिसकी गूंज से पूरी विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। मुख्यमंत्री ने विकास की 581 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, लेकिन मंच से जो सियासी स्क्रिप्ट पढ़ी उसने साफ कर दिया कि इस बार पश्चिम की लड़ाई विकास से आगे निकलकर गन्ने के दाम से आगे बढ़कर जिन्ना तक आ पहुंची है। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे लांघना विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। सीएम योगी ने दो टूक शब्दों में कहा, विपक्ष को जिन्ना पसंद है और हमें गन्ना। कांग्रेस और सपा जिन्ना के उपासक हैं। यह सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं है, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रग रग को टटोलने की कोशिश है। यह वो इलाका है जिसने इतिहास के दंगों का दंश झेला है, जिसने खौफ का वो मंजर देखा है जब पलायन मजबूरी बन गया था। 2015 के उस काले दौर की याद भी मुख्यमंत्री ने दिलाई जब शामली और कैराना भय और दहशत का दूसरा नाम बन चुके थे, जब बेटियां घर की दहलीज लांघने से डरती थीं, जब व्यापारी अपने घरों पर ताला लगाकर भागने को मजबूर थे। और इसी मंच से मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार का वो सबसे बड़ा सत्य दोहराया जो आज यूपी का सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है। अपराधियों और माफियाओं के लिए हमारी सरकार का संकल्प बहुत साफ है। उनकी जगह या तो जेल की सलाखें होंगी या फिर जहन्नुम का रास्ता। बात सिर्फ अपराधियों की नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा को लेकर भी पश्चिम से बहुत बड़ा संदेश दिया है। एक तरफ जहां उन्होंने शिव भक्तों से भगवान राम की मर्यादा, कृष्ण के मूल्यों और शिव की सादगी अपनाने की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ माहौल बिगाड़ने की फिराक में बैठे असामाजिक तत्वों को खुली चेतावनी दे दी। साफ कह दिया कि कांवड़ यात्रा की पवित्रता से खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, उसे तुरंत उखाड़ फेंका जाएगा। तो सवाल है कि विपक्ष जो लगातार बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की बात कर रहा है, क्या वो योगी के इस गन्ना बनाम जिन्ना वाले चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? जेल या जहन्नुम का जो फॉर्मूला शामली से दहड़ा गया है, क्या वो कानून व्यवस्था के नाम पर विपक्ष के हर मुद्दे को नेस्तनाबूद कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, पश्चिम की लड़ाई जिन्ना गन्ना तक आई। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आपको सुनवाते हैं। यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और कैराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके। आज उसके माध्यम से कार्य ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया है। उसी के लिए आज आपका समर्थन लेने के लिए मैं आया हूं। और आज मुझे अच्छा लगता है, आज मुझे अच्छा लगता है कि हमने जो संकल्प लिया था अपराध मुक्त, अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश, आज वह बिजनौर भी माफिया और अपराध से मुक्त होकर के विकास के पथ पर तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है। बहनों और भाइयों, जिन लोगों को दंगायुक्त, गुंडायुक्त, अपराध और माफिया से युक्त बिजनौर चाहिए था, ये वे बांटने वाले लोग हैं जिन्हें जिन्ना पसंद है। हमें जिन्ना नहीं, हमें गन्ना पसंद है। इसलिए गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने एक बार फिर से जिन्ना का जिक्र करके
एक बार फिर से इसे राजनीति में चर्चा का विषय बनाया और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले हम रुख कर रहे हैं हमारे संवाददाता के.एन. पांडे का, जो लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। के.एन., जिन्ना बनाम गन्ना, ये नैरेटिव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और आने वाले 27 के चुनाव में इसका क्या इंपैक्ट होगा? चूंकि विपक्षी दल एक तरफ कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हैं, चाहे उसमें महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, तमाम ऐसे प्रश्न हैं, पेपर लीक्स या फिर ऐसे कई और मुद्दे जिन पर विपक्ष बार बार कहता है कि बात होनी चाहिए। लेकिन विकास के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जब जिन्ना का जिक्र किया तो फिर इसका प्रभाव क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? के.एन. देखिए पराग जी, 2027 का चुनाव नज़दीक है और उसको लेकर के अब राजनीतिक जो है दल जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जो है वो कर तो रहे हैं, लेकिन उसमें लगातार देख रहे हैं भी आप उसकी आवृत्ति जो है और तेज होती चली जा रही। तो उसी की कड़ी में जो है जो है सीएम के बयान को जो विपक्षी दल है वो देख रहे हैं। उनका कहना है कि सीएम को अपने विकास के लिए बताने के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम करके फिर जो है एक तरीके से ध्रुवीकरण करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज वहाँ पे जिन्ना का जिक्र किया, उससे साफ स्पष्ट है कि आगे आने वाला जो चुनाव होगा उसमें भी एक तरीके से देखा जाए तो विभाजन वाली स्थिति होगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके का विभाजन जो है वो जिन्ना करता रहा गया, उसी तरीके का विभाजन जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करती रहे, सामाजिक रूप से, चाहे वो जाति के आधार पे, चाहे धर्म के आधार पे। लेकिन जो है भाजपा जो है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का एक तरीके से काम करती रही है और इसीलिए लगातार जो है वो सत्ता में बनी हुई है। और उन्होंने कहा कि 2017 के पहले शामली की क्या स्थिति है, किस स्थिति रही है, किसी से छुपा नहीं है। यहाँ पर दंगे होते थे, स्थिति ये थी कि व्यापारी, कारोबारी और बहन बेटियाँ जो है वो घर से निकलते नहीं थे, पूरे कारोबार चौपट हो चुके थे, लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पलायन करने के लिए मजबूर थे वो एक तरीके से हिंदू लोग थे, वो पलायन कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के जो पूरी तरीके से चौपट स्थिति थी उसको पिछले लगभग एक दशक में देखा जाए, जब से भाजपा की सरकार आई, उसमें काफ़ी जो है बदलाव आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2015 में जब वो एक शामली में एक परिवार उनके पास आए थे जिनके परिवार के लोगों की हत्या हुई थी, तब उन्होंने संकल्प लिया था कि उस शामली को एक तरीके से परिवर्तन करने की बात करें। उन्होंने कहा कि आज हमारा सार्वजनिक जीवन में आने का सपना जो था वो धन्य हो गया, वो सफल हो गया, कि क्योंकि शामली का जो एक तरीके से साम्राज्य है पूरी तरीके से बदल गया, परिस्थितियाँ बदल गई हैं, लोग यहाँ पे सुकून के साथ रह रहे हैं, चाहे कारोबारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे और लोग हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पे आज़ाद हैं। पलायन भी पूरी तरीके से रुका है और जो हमेशा दंगे फसाद और जो एक तरीके से देखा जाए तमाम असामाजिक गतिविधियाँ होती थी, उन पे पूरी तरीके से रोक लगी है और लोग अमन चैन के साथ रह रहे हैं और विकास का जो एक तरीके से रथ है वो शामली में भी बह रहा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि शामली में आज गन्ने की मिठास है और यहाँ पर त्रिवेणी है एक तरीके से एक्सप्रेस वे की। तो उन्होंने बड़ी बात कही कि गन्ने की मिठास है, जो पहले वहाँ पर देखा जाए तो एक तरीके से काफ़ी खराब स्थिति थी, जो लोग थे वहाँ पे काफ़ी डरे हुए, सहमे हुए लोग थे, लेकिन आज वहाँ पे लोग शांति के साथ रह रहे हैं, भाईचारे के साथ रह रहे हैं। जो लोग डराने धमकाने का काम करते थे वो या तो जेलों में है या तो जहन्नुम में है। जी पराग जी। ठीक है, आप के.एन. बने रहिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करा देते हैं। समाजवादी पार्टी से रुखता जितेंद्र सिंह बल्ली हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। बीजेपी से नेता हैं आलोक वत्स, आलोक जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर एस.एन. उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर उपाध्याय आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक वत्स जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। विपक्ष कई सारे मुद्दों को लेकर आपको घेरता है और वो ये भी कह रहा है कि जब मुद्दों पर बात आपको नहीं करनी होती है तब फिर इस तरह के मुद्दे, राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम या फिर जिन्ना आप लोग लेकर आते हैं। चूंकि आज जिन्ना का जिक्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री ने किया, तो इसका क्या इंपैक्ट कैसे रहेगा ये आप समझाइए। पहला रिएक्शन सर आपका, आलोक जी। सर आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। मुख्यमंत्री आज जिस इलाके में थे। आलोक जी मैं रोक रहा हूं आपको, माफी के साथ। आपकी आवाज में मुझे लगता है डिस्टरबेंस है। आपको मेरी आवाज जा रही है? चलिए मैं आप सभी के पास आ रहा हूं, मैं आप सभी के पास लौट रहा हूं। मुझे लगता है नेटवर्क का इशू है, एक बार इसको हम दुरुस्त कर लेते हैं, फिर मैं आप सभी के पास लौट कर आ रहा हूं।
केएन, एक बार फिर से आपके पास मैं आ रहा हूं, क्योंकि बार बार जिक्र होता है प्रदेश में विकास बनाम डर का। तो क्या माना जाए कि जनता में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है मुख्यमंत्री की इन बातों का? चूंकि बार बार बीजेपी ये कहकर समाजवादी पार्टी को घेरती है या कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधती है। 2012 से 17 के बीच में डर का माहौल था प्रदेश के अंदर, जैसा कि मुख्यमंत्री अपनी हर रैली में कहते हैं कि व्यापारी सुरक्षित नहीं था, बहन बेटियां रात को घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। तमाम सारे प्रश्न खड़े होते हैं, लगते हैं समाजवादी पार्टी की उस सरकार पर। लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं। प्रदेश में निवेश आ रहा है तो बेरोजगारी भी घट रही है, अपराध कम हुआ, महिला सुरक्षा को लेकर तमाम काम हुए, इस तरह के दावे भी सरकार करती रही है। अब ऐसे में इन दोनों मुद्दों को कैसे हम देखें? क्योंकि बीजेपी का यह आरोप कि असल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश, लेकिन माफ कीजिएगा, विपक्ष का यह आरोप, और बीजेपी कहती है कि हम असल मुद्दों पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उनको भी हम देख रहे हैं। देखिए पराग जी, जिस तरीके का आपने पहले भी देखा होगा, तमाम लोगों ने कहा कि जो पहले आपराधिक स्थितियां थीं, लोग जो है सड़कों पर जो है दंगा फसाद करते थे, कोई ऐसा जिला बचा नहीं था जहाँ पे माफिया राज नहीं था। शायद यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कहते थे पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन एक तरीके से क्रिमिनल होता था, अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए परिस्थितियाँ बदली, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई। शायद यही वजह है कि अब कारोबारी भी, बहन बेटियाँ भी, सारे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। जो 2017 में जो परिवर्तन हुआ था वो 2022 में दोबारा रिपीट हुआ। तो शायद जाहिर सी बात है कि अगर स्थितियाँ थोड़ा सा बदली हैं, लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ी है बीजेपी की या योगी सरकार की, शायद तभी उन्होंने दोबारा रिपीट किया है। अगर स्थितियाँ बदली ना होती और उनको कुछ इसमें परिवर्तन ना नजर आया होता तो शायद 2022 का जब चुनाव हुआ था तो वो किसी और को सत्ता में ला सकते थे। लेकिन जो योगी सरकार ने या बीजेपी सरकार ने काम किया धरातल पे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो, चाहे डेवलपमेंट को लेकर, शायद लोगों को, आम आवाम को रास आया। शायद इसी वजह से उन्होंने बीजेपी सरकार को और योगी सरकार को दोबारा रिपीट किया। तो अब ऐसा लगता है कि उसी चीज़ को दोबारा बीजेपी चाहती है कि 2 बार तो यहाँ पे सत्ता में शासन में रह चुके हैं वो अपना जो है हैट्रिक लगाने की कोशिश करना चाहती है। और समाजवादी पार्टी है बीजेपी की हैट्रिक लगाने में पूरी तरीके से उनको जो है कामयाब होने के लिए रोकना चाहती है। वो इसी को लेकर के वो 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए लाई थी। पीडीए लाने की वजह से जो बीजेपी का एक तरीके से या एनडीए का अब की बार 400 पार का जो सपना था, उसकी वजह से थोड़ा उसमें अड़चन आई थी। उसको लगता है कि ये फार्मूला जो है कामयाब होगा, लेकिन वो फार्मूला आपने देखा होगा कि यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में तो थोड़ा कामयाब हुआ होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दलित और पिछड़े जो लोग हैं वो बिहार में हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट वहाँ पे कोई नज़र नहीं आया था। वहाँ पे भी एनडीए बीजेपी की सरकार बनी थी। उसके बाद भी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए जो है वहाँ पे कोई परिवर्तन नज़र नहीं आया। तो पीडीए भी एक तरीके से उतना सफल होता नज़र नहीं आ रहा, जिस तरह बीजेपी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाला फार्मूला लोग ऑप्ट कर रहे हैं, लोग उस पर विश्वास भी जता रहे हैं। लेकिन इस पर कितना लोग आगे विश्वास करेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। और शायद इसी सवाल से लोग सीएम योगी इस सवाल को लोगों का जवाब देने के लिए जो है इस तरीके की बात कर रहे हैं कि लोगों का विश्वास जो पहले 2 बार बना रहा है वो विश्वास लगातार बरकरार रहे और तीसरी बार भी उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में बने। जी पराग जी। ठीक है, आपके यहाँ बने रहेगा। गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार फिर से हम उनके पास चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। आलोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है आपकी आवाज? ठीक है सर, आपकी आवाज भी क्लियर आ रही है। मैं चाह रहा हूं कि आप ओपनिंग करें और अपना जवाब दें जो मैंने सवाल पूछा था, प्लीज सर। आप फिर से एक बार सवाल रिपीट कीजिए। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको सवाल रिपीट कर रहा हूं। सवाल यह है कि बीजेपी बार बार कई सारे मुद्दों को लेकर सर आपको घेरती है, जिसमें मूलभूत सुविधाओं का जिक्र उनकी तरफ से किया जाता है, लेकिन एक बार फिर से जब जिन्ना का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है तो इससे क्या इंपैक्ट हम देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? हेलो, सुन पा रहे हैं आलोक जी आप मुझे? हाँ, देखिए जो संबल आज का संबल है और जो संबल विगत कुछ वर्षों पहले का संबल था, वो लगभग
एक पाकिस्तानी माहौल के अंदर बसा हुआ, हिंदुस्तान में बसा हुआ एक शहर या कुनबा या कस्बा जो बन गई, वहां की तंग गलियों में अवैध हथियारे, आतंकवादी लोग, आतंकवादी गतिविधियां, बिजली की चोरी, सरकारी किसी भी लाभ पर कोई टैक्स नहीं देने की कवायद, ये सारी चीजें हो रही थी। और इसका प्रश्रय वहां के इलेक्टेड एमएलए और एमपी भी दे रहे थे। आपने देखा होगा कि बर्ग साहब के घर से कम 100-150 घरों को बिजली सप्लाई की जा रही थी अवैध रूप से, कोई जिसका बिजली का बिल नहीं जाता था। तो समाजवादी पार्टी के रूल में या समाजवादी पार्टी के राज्य में इन लोगों के ऊपर कोई भारतीय कानून लागू नहीं था। अंग्रेजी में एक कहावत है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसका भैंस। ये उस तर्ज पर चलने वाले लोग थे वहां। इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर मस्जिदों के अंदर, घरों के अंदर हमारी पौराणिक सभ्यता कूट कूट कर मौजूद थी, जिसको मुसलमान शासकों ने रौंद कर अपने कब्जे में ले लिया। तो इन परिस्थितियों से जब हमारी सरकार ने उलझना चालू किया, आज हमने वहां पर एक स्वस्थ, एक भारतीय, एक देश प्रेमी सभ्यता का रोपण किया है। और इसके तहत यहां जो लोग पूजे जाते थे उनमें जिन्ना का भी नाम था, जिन्होंने देश का बंटवारा करवाया, लाखों हिंदुओं की हत्याएं करवाई। और जिस तरीके से पाकिस्तान में, जब शायद आपको पता हो या नहीं, जिस समय वहां पर बंटवारा हुआ था तो हम 21% के लगभग थे, जिन लोगों ने स्वेच्छा से पाकिस्तान में ही रहना स्वीकार लिया, जैसे बहुत से मुसलमान भाइयों ने हिंदुस्तान में ही अपना वतन बना लिया। आज की डेट में ये 14 करोड़ से 30 करोड़ हो गए हिंदुस्तान में, हम 21% से 1% पे आ गए। ठीक है, कौन सी ऐसी प्राकृतिक लीला हुई, ठीक है, प्रकृति का कौन सा तांडव हुआ जो हमारे हिंदू गायब हो गए? या तो जबरन कन्वर्ट कर दिए गए, हाँ, या जबरन मौत के घाट उतार दिए गए। लेकिन हमने इनको 14 करोड़ से 30 करोड़ तक बढ़ने का, फलने फूलने का मौका दिया। ठीक है। और आज इस जगह पे आप बात कर रहे हैं, वहां शांतिमय प्रिय माहौल है। जहां कभी दंगे हुआ करते थे, आज वहां पक्ष और सादगी और प्रेम का माहौल है। ये हमारी सरकार की देन है। ठीक और है। हम उन लोगों को याद दिलाना चाहते हैं, जी, अब जिन्ना को नहीं याद करो, अब गन्ना को याद करो, जिससे तुम्हारी बढ़ोतरी हो। ठीक है सर, चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास। सभी लोगों को एक बार चर्चा में ले आता हूं। जितेंद्र सिंह जी, आपके पास में आ रहा हूं, क्योंकि वत्स साहब तो कह रहे हैं कि अब जिन्ना को भूल जाइए, गन्ना को याद करिए। आप लोग जिन्ना को पसंद करने वाले हैं, हम गन्ना को पसंद करने वाले हैं। और दंगे का जिक्र भी हुआ, अपराध, क्राइम, ये सारी चीज़ें 12 से 17 के शासनकाल की बीजेपी अक्सर याद करती है, आज भी मुख्यमंत्री ने याद की हैं। समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है उनके इस बयान को? पहले तो सभी को समाजवादी परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार जी। जिस तरीके से अभी हमने साथी भाई बीजेपी के प्रवक्ता आलोक जी को सुना, उम्मीद है कि मुझे भी उसी तरीके से भले 4 मिनट दिए जाए बिना रोके, बिल्कुल रोके और हाँ में हाँ मिला करके बात करने का मौका दिया जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगा, सबको मिलेगा, आपको नहीं, सबको मिलेगा। बहुत अच्छी बात है पराग जी, कोशिश रहेगी कि बीच में ना रोका टोका जाए। बात गन्ने से शुरू हुई,
पराग जी ने बताया कैसे आतंकवादी AK-47 और फिर देश का बंटवारा, फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम की आबादी कैसे बढ़ गई, और फिर किस तरीके से यार देश को जो है जिन्ना नहीं गन्ना याद करना चाहिए। तो पहले मैं गन्ने की ही बात कर लेता हूं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी का दौरा था, वहां पे लगभग जो गन्ने की शुगर मिल्स हैं लगभग 34 हैं, जो बड़ी शुगर मिल्स हैं जी, और 8-10 करीब छोटी शुगर मिल्स भी हैं। लगभग 40 के अनुमानित वहां पे शुगर मिल्स हैं। वहां गन्ने से गुड़ बनाने के लिए जो छोटे कोल्हू लगते हैं उनकी संख्या 10,000 से अधिक है। अनुमानित संख्या है 12,000 भी हो सकती है, 14,000 भी हो सकती है। ये जो गन्ने की बात करने वाले ढोंगी लोग हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, 2026 में अभी ये लोग एक आदेश लेके आए थे, गन्ना नियंत्रण आदेश, जो 1966 का गन्ना नियंत्रण आदेश था उसको रद्द कर करके, जिसके दायरे में इनको गन्ना इतना अगर प्यारा है, जिसमें यह कहा जाना था कि जो ये बड़ी बड़ी मिलें हैं, जो इनके साथियों की, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, उद्योग घरानों की, उनका दायरा बढ़ा के 25 किलोमीटर किया जाए और वहां पे वो तमाम छोटी इकाइयां बंद कर दी जाए। ये गन्ना प्रेम की बात करते हैं। ये अमीरों के झोलियों में बैठकर रोटियां सेकने वाले लोग, ये गरीबों के मुंह से निवाला छीन के अमीरों का पेट भरने का काम करने वाले लोग हैं। अगर इनको इतना ही गन्ना से प्यार था, ये जो आदेश लेके आए गन्ना नियंत्रण 2026, फिर मुंह की खानी पड़ी। फिर उसको जब तमाम धरने हुए, हालांकि वो मीडिया में उतनी बड़ी कवरेज नहीं हुई, लेकिन मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर वो इनका लाना जो ऐतिहासिक कदम था उस बिल को, और फिर वापस क्यों कर लिया? हुआ क्या कि वो वापसी हो गई, वो भी ऐतिहासिक। तो यहां सब कुछ ऐतिहासिक है। अब दूसरी बात कर देता हूं। अब मुझे ये नहीं पता कि गन्ना से प्रेम है या काहे से प्रेम है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको प्रकाश डालूंगा। ये अवैध गांजे की तस्करी बड़ी आजकल सामने आ रही है। अभी कानपुर में बहुत बड़ी मात्रा में गांजा पकड़ा गया, बुलंदशहर में 166 किलोग्राम अवैध गांजा पकड़ा गया, ये सेक्टर 18 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी मात्रा में गांजा पकड़ा गया, चंदौली में 90 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया। ये गांजे का क्या माजरा है? भदोई के अंदर 604 किलो गांजा बरामद हुआ। अब ये गन्ना प्रेम है या क्या है, खैर वो प्रदेश की जनता आने वाले समय में तय करेगी। ये हो गई दो बातें। अब हम तीसरी बात करते हैं। आज जो घोषणाएं की जा रही हैं, लोकार्पण किए जा रहे हैं, अभी एक कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे बना, उद्घाटन से पहले मिट्टी खिसक गई। उद्घाटन से पहले जिस एक्सप्रेस वे पे 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियों को आना जाना है, अगर उसकी बनावट की आप शैली देखिए कि उद्घाटन से पहले वहां मिट्टी, एक परतापुर गांव शायद है, वहां पे उद्घाटन से पहले मिट्टी खसल गई। अब क्या था कि उद्घाटन होना था तो वो दुरुस्त कर दी गई। अब आप सोचिए, अगर वहां कोई हादसा होता, कोई जान जाती, वो जान की कीमत नहीं है क्या कोई? ये किस तरीके से विकास हो रहा है? अभी कुछ दिन पहले देखा गया था, एक आंधी के सहारे पुल ढह गया था बनारस में। ये रेलवे के ऊपर टीन उड़ गई थी आंधियों में। ये जो आंधियों से पुल ढहने शुरू हो जाएंगे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। बात जब कोई विकास की नहीं होती, फिर आ जाकर के हिंदू मुसलमान, बढ़ती आबादी, यू मुस्लिम। अच्छा, अब आप ये बताइए, जो सनातन का ये धन है, क्या ये सरकार अपने हिसाब से इसको खर्च करने का होना चाहिए नियम, या उसको एक सनातन बोर्ड बने, या उसको सनातनी मिलजुल करके, ठीक है, जो शंकराचार्य आदि लोग हैं, जो धर्म के तमाम, वो अपने धर्म को सशक्तिकरण करें। ठीक है, वो जो धर्मांतरण का बार बार मुद्दा उठाया जाता है, हाँ। तो क्यों नहीं सरकार एक उनको फ्री कर दी? ठीक है, वहां अपनी चोर मंडलियां स्थापित करा करके चोरी कराती है। हाँ। अगर इतनी ही धर्म की फिक्र है, ठीक है, तो क्यों नहीं धर्मगुरुओं को साथ में लेकर के धर्म को मजबूती की जाती? जब धर्म की बात आती है, जब गाय को माता कहने की बात आती है, तो कहा जाता है नहीं, क्योंकि उसके लिए व्यवस्था करनी है। ठीक है जो आज मैं आपके लास्ट लाइन कह दूं, हाँ। जो ये नकली मुखौटा धर्म का पहने हुए हैं, वो प्रदेश की जनता ने देख लिया, लूट खसूट देख ली। अब यात्राएं भ्रमण करते रहिए। 2027 का
चुनाव का समय आने दीजिए, पूरा देश जो है वो आज कतार, पूरा प्रदेश एकजुट होकर के तैयार है बिल्कुल। और जो इस आज इन्होंने अंतिम अभी जो जौहर रहती खुदी जो कसर थी आखिरी, वो जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलाने की बात, एक वो थे जिन्होंने नालंदा पे उसको तबाह किया था, आज तक गालियां खा रहे हैं, इनको भी बुलडोजर चलाने दीजिए। चलिए यूनिवर्सिटियों जी ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगेश सोनी जी भी जुड़ गए हैं। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत है सर। आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन एक रिएक्शन में उपाध्याय जी से पहले ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। सबका निचोड़ तो आप ही बताएंगे। डॉक्टर उपाध्याय, डॉक्टर उपाध्याय, कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है इस लड़ाई में? देखिए पराग जी, आपको मैं कहूं, जिस तरह से भगवान राम के मंदिर अयोध्या में ये लूट खसोट हुआ है, चंदा चोरी चढ़ावा, जिसको असली गुनाहगार को ये लोग पकड़ नहीं पाए। मुख्यमंत्री योगी जी पहली बार जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम अगली दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। तो जब दूसरी बार गए तो वो सोचे कि अब जनता पूछेगी, दूध का दूध पानी का पानी हमने कर नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि हनुमान गढ़ी में सीढ़ियों पर जो है मस्जिदें पड़ी गई, जो कि कोई तथ्य मालूम नहीं हुआ हम लोगों को, न किसी को मालूम हुआ, जबकि हम राजनीति कर रहे हैं। झूठी बात एकदम, और इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। हर जगह हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जिन्ना। अच्छा आप बताइए, जिन्ना के विचारों से तो हम जिंदगी भर लड़ते रहे जब तक वो जिंदा रहे। अरे जिन्ना से प्रेम करते रहे, जिन्ना से साथ मिलकर बंगाल में सरकार चलाते रहे, जिन्ना की मजारे पर इनके जो है सर्वश्रेष्ठ जो राजनीतिक उस समय थे पुरुष आडवाणी जी मजार बजार कर चादरे चढ़ाए, वहां पर पुस्तकों पर उनको संता सेनानी लिख कर आए। आरएसएस के गुजरात और बिहार के वेबसाइटों पर 8वें स्वतंत्रता सेनानियों 8वें नंबर पर जिन्ना का नाम है। हम तो कहीं प्रेम नहीं दिखाई भैया। प्रेम तो जिन्ना के प्रति आपने दिखाया, क्योंकि दोनों की आरएसएस और उसके पहले हिंदू महासभा और जिन्ना की विचारधारा देश के विभाजनकारी रही है, अलगाववादी रही है, सांप्रदायिकता पूर्ण रही है। तो आपकी दोनों लोग की विचारधारा एक मिलती रही, इसलिए एक दूसरे से प्रेम दिखाते रहे। हम तो जिन्ना के विचारों से हमेशा लड़ते रहे, आज तक उसकी हम बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष और संविधान से चलने वाला देश है। हम संविधान का पालन करके ही शासन सत्ता चला सकते हैं और चलाना चाहिए। इनको जो है 9 साल हो गया उत्तर प्रदेश में, काम दिलाने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं पराग जी, ये कहते हैं माफिया और गुंडों को हमने जेल में। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में एक मोहम्मदी पड़ता है, वहां का एक होनहार डॉक्टर औरैया में डॉक्टरी करता था 3 साल से, और वहां के अस्पताल जो मुख्यमंत्री के बिरादरी से संबंधित है संचालक, उसको ब्राह्मण होने के नाते, पंडित होने के नाते इतना सताए कि यमुना नदी में छलांग लगा लिया, और वह लाइव फेसबुक लाइव पर कहता रहा कि मुख्यमंत्री सही समझ रहा है और इनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। जब गए थाने पर उसने वो करने के लिए उसको मारा पीटा गया, जब तो थाने के एसएचओ वो भी ठाकुर बिरादरी के थे और उसको मारने वाले भी ठाकुर बिरादरी के थे, तो कंप्रोमाइज करने के लिए दबाव डाला। उससे सहा नहीं गया अत्याचार, और सरकार और प्रशासन की मिली भगत वो जो है आत्महत्या कर लिया। ये कहते हैं कि हम जो है गुंडाओं को, माफियाओं को जेल भेज दे रहे हैं। आपके तो ऊपर से नीचे तक जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, खासतौर से आपकी बिरादरी के जो है, वो तो पक्षपात कर रहे हैं। कहाँ न्याय मिल पा रहा है आने लोगों को? ठीक है। और वो होनहार डॉक्टर को अपनी जान देनी पड़ी। इनको न जिन्ना से नफरत है, इनको जिन्ना के विचारों से प्रेम है, न जन्ना से। अगर मिठास बोलने वाले हैं, ये मिठास नहीं, ये खटास बोल रहे हैं। ठीक है। 2014 से पूरे देश में, ठीक है, और 2017 से प्रदेश में, ठीक है, ये खटास बोल रहे हैं। भारत की हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को ये नष्ट करने पे लगे हुए हैं और अपनी ओर की फसल काटना चाहते हैं। ठीक है, 2027 में ऐसा होने नहीं पाएगा। जी ठीक है सर। योगेश सोनी जी, जिन्ना बनाम गन्ना, ये नैरेटिव जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसे देख रहे हैं सर इसको आप? देखिए, जब इतिहास बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, कयावत बदलती हैं, तो बातें भी बदलती हैं।
किसी भी सरकार का धर्म फर्ज कर्तव्य ये होता है कि वो अपनी संचालन प्रक्रिया को इस तरीके से संचालित करे जिससे कोई भी नागरिक को जो उस पर भरोसा करके जिसने वोट दिया वो उसको सुचारू रूप से संचालित करे। हम एक बात जानते हैं, आप जो विकास कार्य कर रहे हैं वो बेहद प्रशंसनीय है, लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमें जरूरत नहीं है आज जिन्ना का जिक्र करने की। हमें अपनी उपलब्धियां गिनवानी चाहिए, अपनी उपलब्धियों को बताना चाहिए। इस बात में कोई भी गुरेज नहीं है। लगभग 2.5 दशक की पत्रकारिता के अनुभव पे मैं आपको अपनी एक बात बता सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज था, जिससे वाकई परेशानी थी, दिल्ली से सटे इलाकों से लोग जो है जो माफिया प्रोटेक्शन पर ही मांगते थे, उत्तर प्रदेश के अंदर जाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बाकी में तो गुंडा राज का क्या हाल था वो हमने भली भांति खुली आंखों से देखा है। आज वो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के आधार पर आज व्यापारी सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन सरकार को बाकी चीजों के लिए अभी कार्य करने की आवश्यकता है। आपने सुरक्षा दे दी, आपके पास अन्य तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो रोजगार पे चर्चा हो, बाकी लोगों की जो शिक्षा प्रणाली इस समय उत्तर प्रदेश की जो चर्चित है उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी जो स्कूल बंद हो रहे हैं या जो ऐसे मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए। और देखिए, पक्ष तो पक्ष, विपक्ष भी आज इस तरीके की बातें करता है। विपक्ष के पास आज सरकार को घेरने के लिए बहुत ज्यादा मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं कि वो सरकार को घेरे, लेकिन आज जो लड़ाई है पक्ष विपक्ष के बीच की, जो डिबेट्स हैं, जो बातें हैं, जो इनकी सदन में चर्चाएं हैं, वो अद्भुत है। पिछले दशक भर में राजनीति का स्वरूप बदला है। उस राजनीति के स्वरूप के बदलते हम ये देख रहे हैं कि आज निजी जो वार हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। जो बातें करनी चाहिए, सदन का 1 सेकंड का खर्चा भी लाखों रुपए में होता है, 1 मिनट भी करोड़ों रुपए में खर्च होता है। उसके लिए जो हमें बातें करनी चाहिए वो हंसी ठट्टों में या हम उसको कहें कि बिना तथ्य की बातों में चले जाते हैं। आज काम करने की आवश्यकता है। यदि पूर्ण रूप से आप किसी सीट पर बैठे हैं, वहां जाना चाहिए। इस बात में कोई सरकार नहीं, कोई दोहराए नहीं है। हर सरकार ने अपनी अपनी उपलब्धियों पे काम करा है। हम किसी पिछली सरकार के विषय में कुछ कहें, देखो कोई भी सरकार संपूर्ण रूप से किसी कसौटी पर खरी नहीं उतरती, लेकिन एक बात तय है, हर सरकारों ने अपने कालखंड के अंदर बेहतर काम किया। हम योगी जी के कालखंड से भी खुश हैं, संतुष्ट हैं, और हमने देखा जो उत्तर प्रदेश में वाकई स्थिति हुआ करती थी आज वो बहुत बदल गई। लेकिन यहां तक केवल सीमित नहीं रह पाएंगे हम लोग। अभी हमें आवश्यकता है बाकी उन चीजों पे बात करने की जिससे हम, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्यों में से आता है, हमें आवश्यकता है आज युवाओं पे, नौजवानों पे, शिक्षा के से संबंधित बातों पे काम करने की आवश्यकता है। उन बिंदुओं पे चर्चा करने की आवश्यकता है। केवल हिंदुत्व के आधार पे या केवल उन बातों के आधार पे जिससे केवल एक वर्ग खुश हो, वो मुझे लगता है ज्यादा जो है कारगर सिद्ध नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब लोग कुछ चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, और वो बदलाव एक रूप में तो हमने बड़ा अच्छा देखा योगी जी का, और चूंकि उनकी छवि एक जिसको बोलते हैं भ्रष्टाचारी वाली नहीं है, लोग जो है उनको पसंद करते हैं। आज जिस देश के राज्यों में जहां चुनाव होते हैं, सबसे बड़े वो जो है स्टार प्रचारक होते हैं। जहां जहां जाते हैं वहां सीटें कितनी आती हैं। पश्चिम बंगाल में देखिए कितनी सीटें आई जहां जहां उन्होंने प्रचार करा, 100% उनका रिजल्ट भी है। तो हम उससे उम्मीद करते हैं कि बाकी उन चीजों पे भी काम हो जिसपे आज आवश्यकता है। आज इतनी सारी चीजें गिनी हैं। देखिए आज भी बाढ़ से, बारिश से जो है जो खाद्यान्न है वो बेकार होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे आज भी कई चीजों को लेकर निराशाजनक स्थिति बनी हुई है। तो हम ये चाहते हैं यहाँ पर जिक्र हो, पक्ष भी ऐसी बात करे, विपक्ष भी ऐसी बात करे। हम कल्पना करते हैं कि आज सरकारों से उन सब चीजों की जिससे आज हम लोग आगे की ओर अग्रसर बढ़े, परंतु ये जिन्ना वाली बात या विपक्ष भी इस तरीके की जो मुद्दे रखता है, जो बातें रखता है, वो थोड़ा सा तथ्यात्मक चीजों से परे हैं। और मुझे लगता है कि हम इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमें यहाँ बहुत सारे मुद्दों को सुलझाने के लिए और बहुत अहम योजनाओं पे काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि अपेक्षा हमेशा उम्मीद और भरोसा उससे होता है जो मौजूदा सीट पर होता है। तो हमारा जो भरोसा है वो सीट पर रहने वाले मुख्यमंत्री से, सीट पर रहने वाले प्रधानमंत्री से, क्योंकि जो सीट पर होगा हम उसी से ही तो रिपोर्ट कर सकते हैं, उसी से तो हम अपनी बातें कर सकते हैं, उसी से तो हम उम्मीद कर सकते हैं, उसी से हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन प्रणाली का तथ्यात्मक होना अपने आप में समय की बहुत बड़ी मंजूरी भी देता है, आवश्यकता भी बताता है, और उसको निर्णायक स्थिति में पहुंचाने के लिए एक आवेदन भी करता है। तो इस मिली जुली तंत्र प्रणाली के अंदर हमें जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि आज देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जिस पर हम काम करें तो वाकई हम विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। और आज हमारे पे वो मौका भी है, डबल इंजन की सरकार भी है, विपक्ष आपका विरोध करता है, उन विरोधों को भी मद्देनजर रखते हुए, बिंदुवत करते हुए उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन बशर्ते जो विपक्ष है वो भी तथ्यात्मक चीजों पे बात करे, वो भी उन मुद्दों पे बात करे जो वाकई आज के परिवेश में ढल सके, परिवेश में जो है समा सके और उस पे उसका नया स्वरूप निकल गया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमें आज एक नई प्रणाली की ओर बढ़ते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। नई योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं योगी जी, प्रदेशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं। और हम ये चाहते हैं इस तरीके की योजनाएं जब आप करते हैं तो उसका अमल भी हो और उससे लोगों को लाभ भी मिले। ठीक है आलोक वत्स जी, अब देखिए आपके विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि बार बार जिन्ना को लाने की जरूरत क्या है सर, अब भूल जाइए जिन्ना को। देखिए जिन्ना को हम रेगुलर तो याद करते नहीं है, वो तो संभल गए थे जहां पर उस तरीके का वातावरण था पूर्व में, जहां पर लोग उस समय कट्टरपंथता के नाम पर आतंकवादियों को प्रश्रय देते थे, अवैध हथियारों का जखीरा रखते थे और जिन्ना की भी तारीफ करते थे। उस संदर्भ में उन्होंने कहा है, तो पूरे प्रदेश में घूम घूम के तो जिन्ना का नाम ले नहीं रहे। एक जगह पर खाली उन्होंने बोला कि यहां जिन्ना की स्तुति बोली जाती थी, अब यहां स्वच्छता का वातावरण है, शांत का वातावरण है, कट्टरवादिता दूर दूर तक नहीं है, दंगे का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और ऐसी बातें थी, वहां से लोग पकड़े गए, वहां से जखीरे बरामद हुए हैं, वहां बिजली की चोरी पाई गई है जिसमें खुद एमपी इन्वॉल्व था। कट्टरपंथीता वहां पर सिर चढ़ के बोलती थी। अब ये सब चीजें इतिहास का विषय बन गई हैं। एएसआई के संरक्षण में जो मस्जिदें थी वहां उन लोग इंस्पेक्शन करने नहीं देते थे उनको, कि वो बता सके कि ये मंदिर था कि मस्जिद था। अब वो सब चीज सामान्य हो गई है। ठीक है आलोक जी, एक और छोटा सा सवाल है बीच में, बहुत संक्षेप में उत्तर दीजिएगा, फिर मैं जितेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। चूंकि 2017 और 2022 के चुनाव का रिजल्ट अगर हम देखें तो शामली में अलग अलग रहा, तो 2027 को फिर अब कैसे हम देखें? देखिए 2027 बिहार को फॉलो करेगा। जातिवाद, धर्म का चरम प्रदेश अगर आप मेरी नजर में मानते हैं किसी को, तो बिहार का। और बिहार के लोगों ने प्रगति के नाम पर, उत्थान के नाम पर, लोगों की मुसीबतों के साथ खड़े होने वाले, ठीक है, जिस सरकार को माना वो था एनडीए, और 5वीं बार सबसे प्रचंड बहुमत से विधानसभा में भेजने का काम किया। ठीक है सर, वही हाल कमोबेश उत्तर प्रदेश का होगा। ठीक है, विकास के नाम पर योगी के साथ खड़े होंगे, मोदी के साथ खड़े होंगे लोग, और फिर यहां प्रचंड बहुमत हमें प्राप्त होगा। ठीक है जितेंद्र जी, चूंकि जब दंगे की बात होती है या फिर वहां से उस पूरे इलाके से पलायन की बात होती है, अपराध की बात होती है, तो क्या वाकई में आपको नहीं लगता है कि तस्वीर अब बदली है वहां पर? देखिए पराग जी, समाजवादी पार्टी ने जो डायल 100 का तोहफा इस प्रदेश को दिया, उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। जो चोर थे, जो लुटेरे थे, जो दंगा करने वाले लोग थे, उनकी रोकथाम करने में। पर कहीं ना कहीं हमारी बदनसीबी, हम बिल्कुल ये मानते हैं कि हमने वो मसौदा तैयार किया, उसको प्रदेश में लागू किया। डायल 100 अगर उस पर रिसर्च की जाएगी तो बहुत बड़ी स्कीम थी।
और आज जो गुंडागर्दी मुक्त, भय मुक्त उत्तर प्रदेश की जो बात हो रही है, उसमें 70%, 80% योगदान उस डायल 100 का है। लेकिन कहीं ना कहीं हम चूके उसका प्रचार प्रसार करने में, क्योंकि हम इनकी तरह पे हमें दिवस मनाने नहीं आते। हम काम करने वाले लोग हैं, होर्डिंगे लगा लगा करके प्रचार करना, प्रसार करना हमें इतना नहीं आता था, वरना हम भी डायल 100 दिवस मना लिए होते। हमने भी डायल 108 दिवस मनाया होता, प्रचार किया होता, होर्डिंगे लगाई होती, लेकिन हम लोग काम करने वाले लोग थे। लेकिन अब प्रचार प्रसार भी बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। खैर, लेकिन वली साहब, मुझे लगता है कि सिर्फ प्रचार प्रसार से सर जनता वोट नहीं देती है। सिर्फ प्रचार प्रसार से तो नहीं होता नहीं, है ना बिल्कुल सर? आप सही कह रहे हैं। सिर्फ नहीं, मैंने कहा सिर्फ नहीं, पराग जी, मैंने कहा कि काम तो हम लोग करते ही थे, काम के बाद प्रचार नहीं करते थे। आप गुंडा मुक्ति का श्रेय ले रहे हैं, डायल 100 हम लेके आए, श्रेय ले रहे हैं। राम जी को लाने का श्रेय लेते रहे, अगर चोरी हो गई तो मौन हो गए। तो ये लोग तो राम जी को लाने तक का श्रेय लेने वाले लोग हैं। प्रचार, अब आप ये देखिए, आपने पूरे दुनिया घूम के आइए, पूरे, मैं आपको बता चैलेंज करता हूं चैनल के माध्यम से कि जो किसानों को दी जाने वाली उर्वरक है, बहुत बड़े बड़े कृषि वाले देश है, जैसे रशिया है, कभी खाद के कट्टे पे प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें देखी है? मोदी जी अपना चेहरा छपवा लिया यूरिया के कट्टे पे, अब कतारों में लग के मिल नहीं रही। ये क्या है? ये दुरुपयोग है धन का। प्रचार करना, मैंने आपसे क्या कहा, ये लोग दुनिया, देखिए मैं आपको बताऊं, ये लोग प्रचार करने में, झूठे वादे करने में, दिग्भ्रमित करने में बड़े माहिर लोग हैं। आज यूरिया की कालाबाजारी, मैंने तो आपसे कहा, उन बातों की तरफ तो ये गए ही नहीं। अब गन्ना के साथ गांजा प्रेम है, क्या है वो दो देश प्रदेश देखेगा। मैंने एग्जांपल दिया था, न्यूज की खबरें बताई, तो वो कैसे बढ़ रहा है। खैर वो छोड़िए, उस पर नहीं जवाब होगा। फिर वो हिंदू मुस्लिम जिन्ना और ये गन्ना, ठीक है, अच्छी बात है, प्रदेश की जनता तय करेगी। खैर आगे बढ़ते हैं। बात अगर विकास की जाए, अच्छा, तो एक सवाल बीच में, फिर आप ऐड ऑन कर लीजिएगा उसका जवाब, क्योंकि जो वो सवाल मैंने आलोक जी से भी पूछा था। 17 का, मैं सिर्फ शामली की बात कर रहा हूं, 17 का और 22 का रिजल्ट अलग अलग था, लेकिन 22 के रिजल्ट में योगदान आरएलडी का आपके साथ रहा। अब आरएलडी तो बीजेपी के साथ है, तो फिर उस वहां के रिजल्ट को आप कैसे देखेंगे 27 में? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दल जो होते हैं वो अपने अपने नियम शर्तों के साथ आते हैं और अपनी अपनी सहमति नहीं बनती चले जाते हैं। मैं उस पर कोई बहुत बड़ी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये तो एक विचारों का मेल है। हमारा किसी पार्टी से विचारिक मेल था तो साथ थे, विचारिक मतभेद था तो वो दूर हो गए। अब वो प्रदेश की जनता तय करेगी कि उसको क्या करना है। मैंने आपको बताया, जिस जहां पर ये जाकर गन्ने का अलाग जो है, गन्ने का राग अलाप किया है, वहां अभी 2026 में ये लोग गन्ना का जो नया एक्ट लाने की कोशिश कर रहे थे, मुंह की खानी कड़ी, दुम दुबा के भागना पड़ा। तो वो वहां क्या क्या लोगों को पता नहीं, बच्चे बच्चे को मालूम है। 10,000 से ज्यादा जिसको कोल्हू शब्द किया जाता है, छोटी इकाइयां जो गन्ने से गुड़ बनाने का काम करती हैं, वो क्या करती हैं, जब उन्हें जरूरत होती है तो जो तय मानक रेट है उससे भी अधिक रेट में किसानों से डायरेक्ट गन्ना परचेज कर लेती हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं बड़े उद्योगपतियों को घाटा होता है। हाँ। तो सरकार की मंशा क्या थी? ठीक है। ये तो आपस में ही गन्ना से गुड़ बन गया, बिक गया, तो हमें क्या मिला? उद्योगपतियों को जब कुछ नहीं मिलेगा तो हमें चंदा कहां से मिलेगा? ठीक है, ठीक है तो सर। विषय ये था। हाँ, अब गन्ना प्रेम नहीं, अब पूरी बात हो जाने दीजिए। जब गन्ने का थोड़ा जिक्र सा आ गया जल्दी तो प्लीज। गन्ने के साथ गुड़, गन्ने के साथ अगर गुड़ का जिक्र ना हो तो फिर बात तो अधूरी है। तो ये लोग गुड़ को पसंद नहीं करते, इन्हें चीनी की लत लग गई है। तो ये उद्योगपतियों की जेब भरने का काम करने वाले लोग हैं, दिग्भ्रमित करना बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब पर्दाफाश हो चुका है। आज पूरा प्रदेश और ये बिहार की इनको याद आने लग गया। वे अयोध्या मॉडल की बात नहीं करेंगे कि अयोध्या की तर्ज पे, अयोध्या का तो जिक्र ही नहीं करते। चलिए, अब समय थोड़ा सा कम है, मैं पहले ही दिखा फाइनल, दिया था। ठीक है सर, मैं फाइनल रिएक्शन ले लेता हूँ उपाध्याय जी से, और फिर मैं योगेश जी के पास भी जाऊंगा। उपाध्याय जी, अब कांग्रेस पार्टी किन जमीनी मुद्दों पर काम कर रही है? चूंकि आप लोगों का एजेंडा क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है, और बार बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर आप लोग चुनाव लड़ेंगे, ये बातें तो होती हैं। खैर, ये चुनाव के मौके पर ये तय होगा कि किसको कितनी सीटें या गठबंधन का स्वरूप क्या रहता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का अपना एजेंडा क्या है यूपी के चुनाव में? जी देखिए पराग जी, हमारे भाई योगेश
वरिष्ठ वक्ता योगेश सोनी जी कह रहे थे जी। कि विपक्ष के पास बहुत से मुद्दे हैं लेकिन उठाता नहीं है। आप बताइए किस मुद्दे को हमने नहीं उठाया? सर उठा नहीं देखिए, अगर नहीं। अगर आप लोग उठाते भी हैं तो उनका कहने का मतलब ये है कि उसका असर कहाँ हो पाता है सर फिर जमीन पर उस तरीके से? नहीं देखिए, असर होता है, असर हुआ तभी हम 2024 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए हैं। 37 सीट पर रह गए हम, 43 सीट जीते, 37 सीट रह गए। क्यों नहीं असर हुआ? संविधान को लेकर, संविधान संरक्षण को लेकर, संविधान बदलने के नाम पर हमने चुनाव लड़ा, सफलता नहीं मिली उत्तर प्रदेश में। कई राज्यों में 240 सीट पर आकर वही तो बीजेपी कहती है ना, आपने गुमराह किया लोगों को, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये सब गुमराह किया आपने, बीजेपी कहती है। अच्छा कार्य, अरे पराग जी, हमने कहा था संविधान बदलने? तो ये कोई जमीनी मुद्दा थोड़ी ना था सर। अगर योगेश जी की बात को आप मान रहे हैं तो वो सही कह रहे हैं, फिर तो ये जमीनी मुद्दा कहाँ था? सुनिए, क्या इसका आधार क्या था संविधान बदलने का और आरक्षण खत्म करने का? काहे नहीं आधार था? इनके जो है राजस्थान के सांसद कहते थे, अयोध्या के लल्लू सिंह ने कहा, सब लोगों ने कहा नहीं कि हमको संविधान बदलना है, तभी ना जनता को लगा। हमने भी उसमें बात कही, वही बात जो इनकी सोच है। दूसरी बात देखिए, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, समझ रहे हैं, चाहे राम मंदिर के चढ़ावा का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, भ्रष्टाचार का हो, भ्रष्टाचार तो चरम पर है, ठीक है, चाहे अयोध्या का मंदिर का मामला हो, चाहे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हो, चाहे राजस्थान के एक मंत्री हो, किस तरह से भूपेंद्र यादव जी के विभाग में भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए एक दिन में 4 कर्मचारियों को बदल दिया जाता है। चाहे विदेश नीति का मामला हो, चाहे इनके सरेंडर की नीति रही हो, हम कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं भाई। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ये तो संसद से सड़क तक मुद्दे उठा रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं। हमारा इसी बेस पर चुनाव है, हम लड़ेंगे बेरोजगारी। ठीक है, चलिए सर, मैं एक फाइनल रिएक्शन ले लेता हूँ योगेश जी से। ठीक है, मैं एक बहुत संक्षेप में, चूंकि अब खत्म हो रहा है सर समय। ठीक है सर, समय खत्म हो रहा है। बहुत संक्षेप में सर, योगेश जी प्लीज बहुत संक्षेप में रखिएगा। क्या असल बात यही है कि अगर विपक्ष मुद्दे उठा भी रहा है तो ग्राउंड तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जनता तक? देखिए, आज से 10 साल पुरानी कुछ वीडियोस देखिए, जो विपक्ष में, राज्य में विपक्ष में सरकार हो, केंद्र में हो, किस तरीके के नेता कैसी बातें करके अपनी बात पहुंचाया करते थे। आप ये देखिए, आज जो प्रणाली है, जो शैली है, वो अद्भुत है, वो रचनात्मक नहीं है, वो कलात्मक नहीं है, वो तंजात्मक है, वो निजी हमलों पर है। वो ऐसा नहीं बताती कि हम विपक्ष में बैठ के वो सत्ता रखते हैं जो पक्ष में बैठ के उन लोगों को काम कराने के लिए आमदा कर दे। मैं एक बात जानता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य अपने वर्चस्व और अपने वजूद के लिए, अपनी अधिक जनसंख्या के लिए, बड़े ग्राउंड के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या उस तरीके का कार्य या उस तरीके की बातें जो होनी चाहिए, जिस तरीके से सदन में रखनी चाहिए, कुछ वीडियोस आप 10 साल से रख कर लीजिए। मैंने ऑल ओवर संदर्भ में कहा कि जो आज आप देखोगे सदन में जो चर्चाएं हैं, उस चर्चा का अगर परिवेश आप देखोगे तो वो हास्यप्रद हो गया। बिल्कुल, यही बात है सर। ग्राउंड पर, बिल्कुल ग्राउंड पर स्थिति क्या रहती है विपक्ष की आवाज की, ये समझना बहुत जरूरी है। माफी चाहूंगा मली साहब, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास। बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।